आइए अभी आगे जाते हैं, अगला देखते हैं। अभी सोर्सेस के बाद हमारा आता है म्यूजिक है। अभी म्यूजिक में देखिए ध्रुपद के बारे में क्वेश्चन पूछा है, और म्यूजिक में जो है जो भी थोड़े बहुत यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है एट अ बेसिक लेवल, ज़्यादा तो टेक्निकली जाने वाले हैं नहीं डीप में, तो उसमें क्या है कि ध्रुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ये पार्ट है, और खास करके क्या है कि मेडिवल इंडिया में बहुत ज़्यादा म्यूजिक की डेवलपमेंट हुई थी, और उसमें ध्रुपद बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था है। वैसे जो नामी गिरामी नाम है उसके बारे में यूपीएससी पूछेगी आपको, रैंडमली नहीं पूछेगी है। तो ध्रुपद के बारे में देखिए क्या पूछा है। ध्रुपद जो कि इंडिया की मेजर म्यूजिकल ट्रेडिशंस है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला, ध्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप इन राजपूत किंगडम्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड है। ध्रुपद जो है वो राजपूत किंगडम में उसका ओरिजिन है ऐसा बोला गया है, लेकिन मुगल पीरियड में उसका ओरिजिन है ये बोला गया है। तो यूपीएससी जैसे मैंने बताया आपको कुछ क्लूज देती है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्लूज कि स्टेटमेंट सही हो सकता है या नहीं हो सकता है उसको देखने के लिए है। तो अगर आप देखते हो ड्यूरिंग मुगल पीरियड, ये बात थोड़ी हमें ध्यान में रखनी है कि वो सही है या नहीं है। देखने के लिए पहली बार लगेगा भी स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, क्योंकि हम नॉर्मली रीड कर रहे हैं और स्टेटमेंट एकदम लॉजिकल लग रहा है। मुगल पीरियड के टाइम में म्यूजिक ध्रुपद का ओरिजिन हुआ होगा है, और क्योंकि मुगल पीरियड में भी म्यूजिक वगैरह पैटर्नाइज किया गया था। पर अभी पॉइंट ये है, क्या मुगल पीरियड में राजपूत किंगडम्स इंडिपेंडेंट थे या नहीं थे, यहाँ से पहले हमें देखना है। हमें ओवरऑल जब मुगल एम्पायर पढ़ते हैं तो इतना तो पता होता है कि राजपूत जो किंगडम्स है उनको बेसिकली मुगल एम्पायर के अंडर लाया गया था, मुगल एम्पायर में इंटीग्रेट किया गया था है? अगर मुगल एम्पायर के अंडर लाया गया है या मुगल एम्पायर के में इंटीग्रेट किया गया है, जाहिर सी बात है कि फिर राजपूत जो किंगडम है वो किस तरीके से है, वो किस तरीके से बेसिकली उसमें हमें म्यूजिक की या ध्रुपद जो यहाँ पे पूछा गया है उसकी डेवलपमेंट मिलेगी। फिर भी मान सकते हैं कि मुगल एम्पायर के अंडर लाया गया है, लेकिन अपने अपने जो राजपूत किंगडम्स के राजाओं के दरबार है उसमें तो शायद ध्रुपद आ ही सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या है। दूसरा स्टेटमेंट यह है, ध्रुपद इज प्राइमरीली अ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक है। ध्रुपद एक क्या है, बेसिकली स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल म्यूजिक है। स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, क्योंकि जब ध्रुपद आया मेडिवल इंडिया के बाद तब भक्ति मूवमेंट वगैरह बहुत चल रही थी है? और भक्ति मूवमेंट भी स्पिरिचुअलिज्म और डिवोशनल के ऊपर आपकी आधारित है, और ध्रुपद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ही पार्ट है। और सारा ही क्लासिकल म्यूजिक आपका ये रहता है कि नॉर्मली डिवोशनल स्पिरिचुअलिज्म है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। और इस वजह से क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि ध्रुपद आपका डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल हो सकता है? तो वो हम मान सकते हैं। ध्रुपद फिर डिवोशनल और स्पिरिचुअल म्यूजिक है ये मान सकते हैं। तीसरा दिया हुआ टेक्निकल एस्पेक्ट दिया है, ध्रुपद एक आलाप यूज करता है? आलाप गाने का एक तरीका होता है जहाँ पे वॉइस को हम ऊंचा नीचा करते रहते हैं, ठीक? हल्का करते हैं, थोड़ा सा तेज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो ध्रुपद एक आलाप यूज करता है, और उसमें संस्कृत जो है, संस्कृत के मंत्रास जो हमें वैदिक टेक्स्ट में नॉर्मली दिखते हैं, उस मंत्रास से कुछ चीज़ें ली गई है या ली जाती है ऐसा दिखता है? संस्कृत मंत्रास से कुछ चीज़ें ली गई है, या कुछ बेसिकली आपका म्यूजिक के नोट्स लिए गए हैं ऐसा बोला गया है? तो फिर से है कि अभी हो सकता है कि हमें वो टेक्निकली याद ना आ जाए कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट तो पक्का क्लियर लग रहा है कि ध्रुपद आपका डिवोशनल और स्पिरिचुअल म्यूजिक है? और डिवोशनल और स्पिरिचुअल है तो फिर इसको इस स्टेटमेंट से कनेक्ट करिए कि संस्कृत जो मंत्रास है उससे बेसिकली ध्रुपद को आलाप वो यूज करता है। तो वेदास भी जो है संस्कृत में लिखे गए हैं, उसमें मंत्रास है, और वो भी डिवोशनल स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को मैच करते हैं, दोनों स्टेटमेंट दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, तो फिर दोनों स्टेटमेंट बेसिकली सही है। दूसरा एकदम सही है, पिक पक्का है, तो तीसरा इससे मैच कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इसको, और ये स्टेटमेंट सही है। फिर बात आएगी कि हमारा ऑप्शन जो है डी निकल जाएगा एलिमिनेशन से, और ए भी निकल जाएगा है। तो एक तो बी हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है। आंसर क्या हो सकता है, एक तो बी हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है। फिर अभी क्या है कि बी के सी कौन सा ले, तो फिर हमें ध्यान में रखना है बी या सी, इसमें से अगर कोई चुनाव करना है
है। तो अपने आप हमें ध्यान में रखना है कि जो ध्रुपद का ओरिजिन दिया हुआ है राजपूत किंगडम में, ये बात सही है। मैंने जैसे बताया था आपको, एक ही स्टेटमेंट में आधा चीज सही हो सकता है, आधा गलत हो सकता है, और दो चीजों के बीच रिलेशन क्या है वो देखना है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो राजपूत किंगडम में ध्रुपद ओरिजिन हुआ, ये सही है। बट जो मैंने कीवर्ड्स मार्क किया था ड्यूरिंग मुगल पीरियड, और मैंने बताया कि मुगल पीरियड के दौरान राजपूत किंगडम्स को ही खत्म किया गया था और मुगल एम्पायर का पार्ट बनाया गया था। और जो भी राजपूत किंगडम के दौरान म्यूजिकल डेवलपमेंट आई थी वो ज़्यादातर मुगल कोर्ट में हुई थी, राजपूत किंगडम्स में नहीं हुई थी, है। और इसीलिए मुगल एम्पायर के समय में राजपूत किंगडम्स जो है उसमें ध्रुपद का ओरिजिन हुआ, ये बात तो जमती नहीं है। क्योंकि ध्रुपद एक तो क्या है, प्योरली इंडियन म्यूजिकल फॉर्म है, तो वो बेसिकली मुगल आने से पहले से ही है? वो बेसिकली मुगल आने से पहले से ही है। तो मुगल टाइम्स में वो राजपूत किंगडम के दौरान ओरिजिनेट हुआ, ये बात आपकी सही नहीं जाती, और इस वजह से इसको हम स्टेटमेंट को नकार देंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। और फिर हमारा आंसर क्या है, आपका बी एंड सी, मतलब ओनली बी ऑप्शन है, 2 and 3 दिस इज द आंसर, 2 and 3 इज द आंसर, एंड बी हमारा ऑप्शन है। मुगल पीरियड में नहीं है, वो मुगल से पहले है। तो इस तरीके से हमें क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सही आंसर की तरफ आना है, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे देखते हैं, म्यूजिक के बाद आएगा मार्शल आर्ट का क्वेश्चन, है। म्यूजिक के बाद क्या आ रहा है, मार्शल आर्ट का क्वेश्चन आ रहा है। अब मार्शल आर्ट का क्वेश्चन देखते हैं, क्या मेंशन किया है इसमें, कलारिया पट्टू। ये इंडिया के कल्चरल ट्रेडिशन से जुड़ी हुई एक खास बात है, मार्शल आर्ट है वो, है। और ये क्वेश्चन नॉर्मली किसी का गलत नहीं जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है या नहीं है वो बात अलग है, या पढ़ने के बाद आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं वो अलग बात है। बट कलारिया पट्टू जो है रफली एज अ पार्ट ऑफ अवर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और कॉमन ऑब्जर्वेशन, हमारे दोस्तों के साथ की हुई बातचीत, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों की वजह से मार्शल आर्ट जो ट्रेडिशन है, और आजकल वैसे भी 21st सेंचुरी की बात करेंगे तो कुंफू, कराटे और बाकी सारे जो मार्शल आर्ट्स है चाइना, जापान, कोरिया के, वो इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। और जितना ये मार्शल आर्ट्स इंडिया में पॉपुलर हो रहा है उतना ही फिर इंडिया में ये भी आपका चीज़ बाहर आ रही है, लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि भले ही चाइना, जापान, कोरिया वाले मार्शल आर्ट्स कितने भी हमारे फेमस हो, है, पर फिर भी ओरिजिनल मार्शल आर्ट जो है वो हमारा इंडियंस का खुद का था, है, वो हमारा इंडियंस का खुद का था, और वो था कलियारा पट्टू, है। वो क्या था, हमारा कलियारा पट्टू। तो इसकी वजह से क्या है, ये सारा जो डिस्कशन डेली लाइफ में चलता है, उससे हमें पता चलता है कि कलियारा पट्टू एक सबसे पुराना एंशियंट मार्शल आर्ट है, दुनिया का सबसे एंशियंट जो मार्शल आर्ट है, या सबसे पुराना एग्जिस्टिंग मार्शल आर्ट है, वो कलियारा पट्टू है, कि हमें पता है। और इस वजह से क्या है कि ऑप्शन ढूंढने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है। ऑप्शन ढूंढने में ज़्यादा हमें खास करके कोई प्रॉब्लम आने वाला है नहीं, है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं और फिर पता करते हैं कि कितना सही है, क्या है, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, it is an ancient bhakti cult of Shaivism, still prevalent in some parts of South India। अभी ये बात जमती नहीं है, भक्ति मूवमेंट के मामले में जितना भी एक बेसिक हमारा अंडरस्टैंडिंग हो, है, वो हमारा अंडरस्टैंडिंग है और हमने पढ़ा है। और उसमें हमने क्या पढ़ा है, उसमें हमने ये पढ़ा होता है कि भक्ति मूवमेंट में दो सेक्ट है, एक शैविज्म है और एक वैष्णविज्म है, ठीक है। एक शैविज्म है, एक वैष्णविज्म है, और इसकी वजह से शैविज्म या वैष्णविज्म के ऐसे कोई सब सेक्ट हमारे पास है, और उसमें वो नाम कलियारा पट्टू है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। सेफली इसको एलिमिनेट कर सकते हो, है, सेफली इसको एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि कुछ विश्वास तो हमारे खुद के पढ़ाई और नॉलेज के ऊपर भी होना ही चाहिए हमें, बार बार हमें ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमारे एहसास नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। हमने पढ़ा है, यस, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, और मेरी गट फीलिंग मुझे बता रही है, और हमें एक सही क्लिक दिया जाता है बाय नेचर कि आपका ये आंसर सही हो सकता है, दिमाग में बिल्कुल आता है वो। तो फिर हमें पता लगना है कि बिल्कुल भी शैविज्म और वैष्णविज्म में ऐसे कोई कल्ट नहीं है, तो ये रॉन्ग है। दूसरा, ये एंशियंट ब्रॉन्ज स्टाइल है, यह ब्रास वर्क है जो साउथ इंडिया में हमें पाया जाता है, कोरोमंडल कोस्ट, ये तमिलनाडु कोस्ट है,
वहाँ पे ये एंशियंट ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क है, जिसको आपका कलियारापट्टू कहते हैं। तो ब्रॉन्ज और ब्रास वर्क में भी हमने ऐसा कभी पढ़ा नहीं होता है कि कलियारापट्टू जो है ब्रॉन्ज या ब्रास वर्क है, क्योंकि ब्रॉन्ज या ब्रास वर्क के बारे में बहुत ही हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, कम नॉलेज रहता है। लेकिन जो भी हमने नॉलेज पढ़ा है, और साउथ में ब्रॉन्ज और ब्रास वर्क अच्छा होता है, नटराजा ब्रॉन्ज वगैरह हमने देखा है, पर उसमें कलियारापट्टू ये वर्ड नहीं आता। इसको भी बाजू में रख सकते हैं, ठीक है, इसको भी हमने हटा दिया। फिर क्या है, एंशियंट डांस और ड्रामा है और लिविंग ट्रेडिशन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मलबार। अभी मलबार मतलब केरला, ओके, मलबार मतलब क्या है, केरला है। और एंशियंट डांस एंड ड्रामा हो सकता है, पर हमें फिर याद में आता है कि केरला में एटलीस्ट दो है क्लासिकल डांस जो बहुत ही फेमस है, एक है कुचिपुड़ी और एक है मोहिनीअट्टम। है, डांस ड्रामा की बात कर रहे हैं ना, तो केरला में तो हमें पता है कुचिपुड़ी और एक है मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो हमारे पास कुचिपुड़ी है और हमारे पास मोहिनीअट्टम है, तो कलियारापट्टू फिर डांस और ड्रामा तो नहीं हो सकता है? कि ऐसा तो नहीं है कि एकदम बहुत ही कुछ लेसर नोन डांस और ड्रामा है और उसका नाम कलियारापट्टू है। इतना रैंडमली यूपीएससी नहीं पूछती है। यूपीएससी क्या पूछती है ये भी हमें थोड़ी आइडिया होती ही है? जैसे मैंने बताया कि नामी गिरामी जो चीज़ें हैं, या न्यूज़ में जो हमेशा रहते हैं, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो डांस और ड्रामा तो नहीं है। फिर लास्ट में पास हमारे पास जो कन्विंसिंग ऑप्शन, जो हमारे माइंड और हार्ट दोनों को सेटिस्फाई करेगा और जिसमें हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर श्योरली बोल सकते हैं कि हाँ यस यही होना चाहिए, है? वो आएगा, इट्स एन एंशियंट मार्शल आर्ट एंड लिविंग ट्रेडिशन है इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। है कि साउथ इंडिया की वो मार्शल आर्ट है और वो एक लिविंग ट्रेडिशन है। आज तक सबसे पुरानी मार्शल आर्ट होने के बाद 3-4 हज़ार साल पुरानी है, फिर भी बेसिकली आज भी वो आपका हमें जिंदा है, वो दिखती है, लिविंग ट्रेडिशन है। आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से ट्रेनिंग भी करते हैं, और जाहिर सी बात है वो केरला में है, और उसी हिसाब से हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल कॉमन सेंस और लॉजिक यूज करके हम सही आंसर की तरफ आ ही जाएंगे। चलिए अभी देखते हैं फिर और एक क्वेश्चन लिटरेचर के बारे में है, क्या है देखते हैं। देखिए 2020 का एक क्वेश्चन है, लिटरेचर या स्कॉलर्स उनके बारे में कुछ दिया हुआ है एंशिएंट इंडिया के, एंशिएंट इंडिया के, मेडिवल के नहीं है। एक तो स्कॉलर्स है या उनका कुछ वर्क है, तो उसमें कौन किससे जुड़ा हुआ है ये ध्यान में रखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन। मैंने बार बार बताया है, हिस्ट्री में कोई नाम भी याद नहीं रखना है। यूपीएससी ऐसे लोगों के बारे में आपको पूछती है जिनका काम होता है जिसका काम उसका नाम, ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना है। और ये दुनिया का उसूल भी है, जो कुछ अचीव करता है उसको दुनिया याद रखती है? जिसके पास कोई अचीवमेंट नहीं है वो अपने आप आम आदमी बन जाता है, और उसके आसपास पड़ोस के लोगों के अलावा उसको कोई जानता भी नहीं होगा, है? ये चीज़ है। तो एकदम जो फेमस पर्सनालिटीज होती है तो उन्होंने कुछ किया होता है, जैसे आज भी हम देखते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, डांस हो, ड्रामा हो, ठीक है, बॉलीवुड हो या साउथ की मूवीज हो, या वॉट एवर इट इज, पॉलिटिशियंस हो, ठीक है, तो नाम उसका ही होता है जो कुछ काम करता है? तो ऐसे ही हिस्ट्री में भी उनके नाम यूपीएससी पूछेगी जिनका कुछ काम है। और यूपीएससी की एक आदत है, दो अलग अलग फील्ड की जो नामी गिरामी पर्सनैलिटीज है उनको साथ में लेके भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। जैसे गौतम बुद्धा है जो कि एक बड़े फिलोसोफर हो गए है, या महावीरा है वो भी फिलोसोफर हो गए, और उनके साथ उस समय कौन से किंग्स थे है जिनकी कुछ अचीवमेंट्स है। तो वैसे किंग्स, फेमस किंग्स और फेमस रिलीजियस या फिलोसफिकल पर्सनैलिटी वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, किंग के नाम दिए हुए फेमस किंग से, और उनके साथ कौन सी ऐसी स्कॉलर या लिटरेरी पर्सनैलिटी एसोसिएटेड थी जिन्होंने कुछ ड्रामा, प्ले वगैरह कुछ लिखा है, वो पूछा है। तो देखिए पाणिनि, ही इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्र शुंग, है? पाणिनि जो है वह पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्पररी है या उनके साथ जुड़े हुए ऐसा बोला गया है। अभी हमने शायद पाणिनि का नाम सुना होगा, मतलब एंशिएंट इंडिया में पढ़ा है, लेकिन कौन से टाइम में है याद नहीं आ रहा है। पुष्यमित्र शुंग भी पढ़ा हुआ है, फिर भी एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि कौन से टाइम में है? देखते हैं। दूसरा, अमर सिंह, ही इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, है? और एक बोला गया है कि अमर सिंह जो है वो हर्षवर्धन के साथ जुड़े हुए हैं।
ऐसा बोला गया है। और तीसरा बोला गया है कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के साथ एसोसिएटेड है। और एक क्या बोला गया है, कालिदास जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के साथ एसोसिएटेड है। ठीक, तो अभी दिक्कत तो आएगी, लग तो रहा है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, याद तो नहीं आ रहा है? ये दो अलग अलग फील्ड के कंटेम्प्रेरी पर्सनालिटीज, अभी कैसे पता चलेगा कौन किसका है कौन नहीं है? तो फिर उतना तो ध्यान में है कि कालिदास तो बहुत फेमस आपके पोएट है, ड्रामेटिस्ट है वगैरह वगैरह है, और गुप्त पीरियड से एसोसिएटेड है, इतना भी थोड़ा सा हमें याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं कालिदास जो है वो गुप्त पीरियड में है। और ये यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड दिया है, यहाँ पे क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड दिया है, मतलब तीसरा स्टेटमेंट सही मानते हैं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं तीसरा स्टेटमेंट सही है। ये पेयर अगर सही है तो मतलब हमारा सिर्फ ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। फिर क्या है, तीसरा अगर सही है तो हमारा सिर्फ ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा है? तो फिर जाहिर से बात है बी, सी या डी, ये तीन में से चुनना है, बी, सी या डी में से कुछ चुनना है। फिर हम देखते हैं कि अमर सिंह की बात की गई है हर्षवर्धन के साथ। फिर थोड़ा सा याद आता है कि गुप्ता पीरियड है या चंद्रगुप्ता है, तो गुप्ता पीरियड के बाद हर्षवर्धन आता है, गुप्ता पीरियड के बाद क्या है, हर्षवर्धन आता है। ये थोड़ा सा हमें याद आएगा, हिस्ट्री का सीक्वेंस याद आएगा। ये गुप्ता से पहले हर्षवर्धन नहीं था, हर्षवर्धन गुप्ता के बाद है। लेकिन अमर सिंह तो ये लग रहा है कि अगर कालिदास हमने पढ़ा है तो अमर सिंह भी हमने कहीं पढ़ा है, और लगभग कालिदास के साथ ही बेसिकली अमर सिंह हमें नॉर्मली मिलते हैं। अरे हाँ, फिर तो याद आया कि कालिदास अगर चंद्रगुप्त सेकंड के साथ है, अमर सिंह भी तो चंद्रगुप्त सेकंड के साथ है। अरे वो 9 ज्वेल का कंसेप्ट, नवरत्ना का कंसेप्ट, ये चंद्रगुप्त सेकंड इनके अंडर ये नवरत्नास थे, और उसमें एक कालिदास है और उसमें एक अमर सिंह है। मतलब अमर सिंह हर्षवर्धन के साथ तो नहीं हो सकते, हर्षवर्धन बाद में है, अमर सिंह पहले, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और सेकंड रॉन्ग है, मतलब बी ऑप्शन भी चला जाएगा है। सेकंड अगर रॉन्ग है तो इसका मतलब बी भी चला जाएगा, और बी क्या है, डी भी चला जाएगा है, बी नहीं, सिर्फ बी नहीं, डी भी चला जाएगा। और अपने आप हमें सही आंसर मिल रहा है, अपने आप सही आंसर हमको मिल रहा है सी, कि कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि अमर सिंह भी कालिदास का कंटेम्परेरी है, और अमर सिंह भी चंद्रगुप्त सेकंड से एसोसिएटेड है, और हर्षवर्धन से नहीं है? और अपने आप सी आंसर हमारा आ रहा है, मतलब पहला भी गलत है, जो पहला हमें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था, पाणिनि कौन है, पुष्यमित्र कौन है, तो पहला भी गलत है, हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास डायरेक्टली एलिमिनेशन से ऑप्शन आ रहा है। और पाणिनि बेसिकली हमारा जो है वो 500 बीसी में होके गए थे, और पुष्यमित्र शुंगा 200 बीसी में होके गए थे। पाणिनि के 300 साल बाद पुष्यमित्र शुंगा आए थे, पाणिनि और पुष्यमित्र शुंगा का भी कोई मेल नहीं है, और अपने आप फिर हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है, सी, दैट इज 3 ओनली, और यही करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमें क्या है, क्वेश्चंस सॉल्व करते रहना है, ठीक है।